ओके जी, सो फ्रॉम दैट सेम वेंटेज पॉइंट अभी जो हम बात कर रहे थे कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने की, तो एक तो हमने अभी विजुअलाइज किया कि जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है यानी मीन स्क्वायर्ड एरर, it is basically giving us a kind of ball shape, right, which makes it convex, and that makes it a very good candidate for the purpose of optimization because we can find the global minima in it because it doesn't contain any local minima. The next thing is कि हमने अभी एक simplification ये की थी कि जो हमारा cost function था उसके अंदर हमने b को फिलहाल इग्नोर कर दिया था. सो नाउ वी लाइक पुट b बैक इन इट. हम b को दोबारा इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं. सो आवर मॉडल इज f ऑफ x विद पैरामीटर्स w एंड b इक्वल टू wx प्लस b. पैरामीटर्स जो हमें लर्न करने हैं वो है w एंड b, राइट. और जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है दैट इज बेसिकली प्रेडिक्शन माइनस एक्चुअल स्क्वायर एंड वी सम अप ऑल दीज एरर्स ओवर ऑल द ट्रेनिंग एग्जांपल्स एंड टेक मीन ऑफ दैट. और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है. इस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि एक्चुअल और प्रेडिक्शन का एरर हमें कम से कम करना है ताकि हमारा मॉडल हमें एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सके. अब मिसाल के तौर पे अगर आप ये एक एग्जांपल देखें तो ये एग्जांपल हमें बता रही है ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है, राइट, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है. अब नेकेड आई से देख के हमें ये पता चल रहा है कि ये लाइन कोई बहुत अच्छा मॉडल प्रेजेंट नहीं कर रही, राइट. फर्ज करें यहाँ पे हमने w की वैल्यू 0.06 रखी हुई है और b की वैल्यू 50 रखी हुई है. सो इट इज स्टार्टिंग एट 50 एंड द स्लोप इज वेरी स्मॉल विद ओनली 0.06 एज द वेट, राइट. सो हमारा फंक्शन क्या बनेगा 0.06 into x प्लस 50, राइट. सो बेसिकली हम करते क्या है कि हम किसी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यानी हमें w और b की कोई रैंडम वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन वैल्यूज को चेंज करते करते इस पॉइंट तक जाना है कि हमारा एरर फंक्शन मिनिमाइज हो जाए और हम w और b की मुनासिब वैल्यूज लर्न कर चुके हैं. इस वक्त जो वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं w की और b की, हम क्लियरली नेकेड आई से देख के ये बता सकते हैं कि ये वैल्यूज अप्रोप्रिएट वैल्यूज नहीं है. इसी को अगर हम यहाँ पे लर्न करें तो ये कर्व जो है, इस कर्व के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि हम चाहते हैं कि हमारे कॉस्ट हम w और b की वो वैल्यूज पिक करें. पहले हमने सिर्फ w रखा हुआ था, यहाँ पे b भी इंक्लूड करेंगे. b को इंक्लूड करने से क्या फर्क पड़ेगा ये भी हम देखेंगे, लेकिन हम w की ऐसी वैल्यू पिक करना चाहते हैं कि कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाए, right. So we know that the cost function is shaped like that and our objective is to ultimately figure out that value of w where the cost function gets minimized, right. But we know that this value is not giving us an optimal value for that cost function. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम w के बाद एक नया पैरामीटर ऐड करते हैं which is b, तो अब एक की बजाय दो पैरामीटर्स हो गए जो हमें लर्न करने हैं, राइट. तो जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है वो 2D से निकल के 3D में चला जाएगा. जैसे यहाँ आपको इस एक्सिस पे w नजर आ रहा है और इस एक्सिस पे b नजर आ रहा है, राइट. और यहाँ z एक्सिस के ऊपर आपने कॉस्ट फंक्शन को प्लॉट किया हुआ है. तो पहले क्योंकि दो चीजें थी w और कॉस्ट फंक्शन, तो दो डायमेंशंस में हमारा फंक्शन फिट हो जाता था. लेकिन अब चूंकि एक तीसरी डायमेंशन भी इसमें आ गई है कि w और b दो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जिन्हें हमें ऑप्टिमाइज करना है, जिनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, और j वो कॉस्ट फंक्शन है जिसे हमें ऑप्टिमाइज करना है. तो ये फंक्शन 2D से निकल के 3D में चला जाता है. अब यही फंक्शन जब 3D में जाएगा तो जो पहले हमें एक बॉल शेप नजर आ रही थी अब वो एक 3D बॉल बन जाएगा, राइट. इट इज स्टिल अ बाउल टाइप शेप लाइक दिस, फ्रॉम दैट साइड टू दैट साइड और फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड. It is still a ball shape. It's like more like a hammock. हमारे यहाँ इतना ट्रेंडी नहीं है. वैसे आप लोगों ने कभी hammock को enjoy किया है? वो जो दरख्तों के दरमियान झूला सा डाल देते हैं, और तो हमारे यहाँ तो बचपन में सब बच्चों ने वो उसको क्या कहते हैं, झोली. झोली पंजाबी में तो उसको
झल्ली कहते हैं, और थोड़ा सा उसी को उर्दू में ले आए तो झल्ली भी कह देते हैं, झोली भी कह देते हैं, जो वो चारपाई के नीचे बांधी होती है छोटे बच्चों के लिए। उम्मीद है आप सब ने उसमें तो लेट के देखा होगा, अब इनकार मत कर दीजिएगा, मतलब आपको होश ही नहीं था तो लटा देते थे। और उसमें बच्चा क्यों पुरसुकून रहता है? नहीं, आप मिसाल के तौर पे उसमें क्यों पुरसुकून रहते थे? क्यों नहीं? बिकॉज जो बच्चा होता है, एक नौज़ायदा बच्चा होता है, जब आप पैदा हुए थे तो आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के आदि थे। यू स्पेंड योर टाइम इन द होम ऑफ योर मदर, राइट? सो यू आर इन दिस शेप। आपने देखा होगा बच्चे के बाजू ऐसे होते हैं, आप सीधे भी करें तो दोबारा ऐसे हो जाते हैं, टांगें ऐसे इकट्ठी होती हैं, सीधी भी करें तो दोबारा इकट्ठी हो जाती हैं, बिकॉज उसने वो सारा टाइम इसी शेप में गुजारा होता है। अच्छा, फिर इट्स ऑल लाइक जैम पैक्ड लाइक दिस, द किड इज लाइक दिस। जब वो बाहर दुनिया में आता है तो उसको बिल्कुल यूं लगता है जैसे वो एक फ्री फॉल में चला गया, यानी जैसे आप एक बड़े पहाड़ के ऊपर से छलांग मार दिया आपने। सो इट फील्स लाइक व्हाट। सो फिर बच्चा एक अपना एक्सप्रेशन लेके आता है। तो उसके बाद आपने देखा होगा छोटा सा बच्चा कहीं तरीके से थक की आवाज़ आती है, बच्चा डर जाता है। वाई? बिकॉज हर छोटा बच्चा अनप्रोटेक्टेड फील करता है। अब उसको आमतौर पे देखा होगा कि माएँ क्या करती हैं, लपेट के रखती हैं, बाजू भी ऐसे लपेट दी, और कभी कभी हमें देख लेता है ये क्या किया होगा, लेकिन उसके बाजू की लपेट दी है हर तरीके से। तो बच्चा जितना ज़्यादा लिपटा हुआ होता है, जितना ज़्यादा फ्री मार्जिन कम होता है, उतना वो ईजी महसूस कर रहा होता है, क्योंकि वो आदी ही इस चीज़ का होता है। आहिस्ता आहिस्ता लाइक वो इस खुले माहौल का आदी होने लगता है, इस माहौल में हम रहना सीख रहे होते हैं। तो इसी तरीके से वो जो हम छोटा सा एक कपड़े का वो बनाते हैं नीचे, हम चारपाई के नीचे, तो वो भी चूँकि बंद होता है, उसमें जब आप बच्चे को लटाते हैं तो उसके वजन से वो साइडों से स्क्वीज हो जाता है, तो बच्चा उसके अंदर सुकून से सोया रहता है। खुले बेड पे लटा दें तो बच्चा कंफर्टेबल नहीं होता। अगर खुले बेड पे लटाए तो आपको एडवाइस किया जाता है यार इधर भी सड़ा रख दो, इधर भी सड़ा रख दो, उधर भी रख दो, मतलब समथिंग लाइक दैट। अभी आपने पाले नहीं है बच्चे, सो यू विल सून गेट इट। क्यों वाला ऐसे ही है ना? ओके, सो जब आप इसी लाइक बॉल शेप फंक्शन को 2D से 3D के अंदर लेके आएंगे, it will become more like a hammock. Does it make sense to you now? Right? Because उसमें लाइक ये देखिए, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम कहते हैं कि W की जब वैल्यू -10 है और B की वैल्यू -15 है, तो उस वक्त कॉस फंक्शन क्या है? तो कॉस फंक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पे नजर आ रही है इस पॉइंट पे, राइट, which will be interpreted along this axis, राइट? तो अब आपको जो कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है वो दो पैरामीटर्स की बेसिस के ऊपर निकालनी है, W और B, जबकि प्रीवियसली आप सिर्फ W की बात कर रहे थे। So that is why you have to jump from 2 dimensions to 3 dimensions now, right? ये प्लॉट आपको सेंसिबल लग रहा है नहीं, right? Because it's 3 dimensional, so like you have W in this dimension, B in this dimension and J in this dimension. Okay. अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि 3 डायमेंशंस तक तो हम विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज़्यादा बढ़ जाए, यानी इनपुट ज़्यादा हों और W1, W2, W3, W4 और B 5-6 पैरामीटर्स हों, तो फिर आप उनको आसानी से विजुअलाइज नहीं कर सकते, राइट? सो वी आर अंडरस्टैंडिंग द इंट्यूएशन थ्रू दिस विजुअलाइजेशन। ओके, अब ये जो प्लॉट है बेसिकली इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड 3D सरफेस प्लॉट, जो कि एक पूरी सरफेस बन जाती है, तो वी कॉल इट 3D सरफेस प्लॉट। अब इसे मैप प्लॉट में अगर ड्रॉ करते हैं तो आप इसको मुख्तलिफ तरीके से रोटेट करके देख सकते हैं कि कहाँ ये आपको किस एंगल के ऊपर ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ठीक है? अच्छा, इसी प्लॉट को हम थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 3D से इसको 2D में लेके आते हैं, एंड I'll
आप यूँ कहेंगे जैसे आप इस प्लॉट को स्लाइस कर रहे हैं, एक छुरी से काट रहे हैं और उसका एक स्लाइस लेके आप 2D के अंदर शो कर रहे हैं, राइट? जस्ट टू मेक द इंटरप्रिटेशन इजियर, एंड वी कॉल दैट प्लॉट अ कंटूर प्लॉट, अ 2D कंटूर प्लॉट दैट बिकम्स जैसे ये एक इंट्यूएशन के तौर पे अगर आप देखें, दिस इज लाइक माउंटेन फ्यूजी फ्रॉम जापान। माउंटेन्स के ऊपर बेसिकली अगर आप देखें तो लाइक आपको पता है एक माउंटेन कैसे है, इट इज लाइक राइजिंग अप लाइक दिस, जैसे आपको ये नजर आ रही है इसकी शेप। सो लाइक इट्स राइजिंग हियर, इट्स राइजिंग फ्रॉम दिस साइड, इट्स राइजिंग फ्रॉम दिस साइड। अगर आप इसके ऊपर ये वाले स्लाइसेस देख रहे हैं, आपको मालूम है मिसाल के तौर पर ये सबसे नीचे वाला जो सर्कल है, इस सर्कल की हर लोकेशन के ऊपर इस माउंटेन की हाइट तकरीबन बराबर है, क्योंकि इसके चारों तरफ ये सर्कल बनाया हुआ है। उसके ऊपर ये लेयर है, इस लेयर के ऊपर भी आप तकरीबन हर जगह पे देखेंगे तो हाइट एक सी होगी, और सबसे ऊपर जाके आपको ये वाली लेयर नजर आती है। इस सर्कल के ऊपर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर हाइट नोट करेंगे तो आपको तकरीबन एक सी हाइट मिलेगी। सो दैट इज हाउ द लेयर्स आर। आप इसे 3D सर्फेस प्लॉट के तौर पे व्यू कर सकते हैं, राइट? और अगर आप इसे टॉप से व्यू करें तो ये आपको इस तरीके से नजर आएगी, राइट? यानी यूं कहने के जैसे आपने इसका एक स्लाइस ले लिया। अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको नजर आएगा, अब देखें आपको टॉप से हाइट इनकी अपैरेंटली सबकी एक ही नजर आ रही है, लेकिन आपको पता है कि ये सबसे नीचे है और ये सबसे ऊपर है, या एनी लेयर आप या इसको उलट कर लें, जैसे भी करें, राइट? तो आपको लेयरिंग नजर आ रही है और आपको पता है कि हर लेयर एक दूसरी लेयर से मुख्तलिफ है। सबसे आउटर लेयर आप कह लें सबसे लोएस्ट पोजीशन के ऊपर है और सबसे इनर लेयर सबसे ऊपर की पोजीशन पे है, या अगर आप इसको उल्टा करके देखें तो सबसे अंदर की पोजीशन सबसे लोएस्ट पोजीशन पे है और सबसे आउटर पोजीशन जो है सबसे आउटर लेयर या सबसे ऊपर की पोजीशन पे, जैसे भी आप इसे व्यू करना चाहें। अब इसी तरीके से आप इस 3D सरफेस प्लॉट को एक स्लाइस के तौर पे लेके यहाँ पे एक कंटूर प्लॉट के तौर पे व्यू कर सकते हैं। अब यहाँ आपको जो सबसे सेंटर में सर्कल नजर आ रहा है, दैट्स वेयर योर कॉस्ट फंक्शन इज मिनिमम, और जो आउटर लेयर्स आपको नजर आ रही हैं इनके ऊपर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा, फिर विद दैट एक और चीज कि मिसाल के तौर पे ये जो एक लाइन है, इस एक लाइन के ऊपर आप जैसे जैसे मूव करते रहेंगे सारी लाइन के ऊपर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू एक ही होगी, यानी W की वैल्यू और B की वैल्यू तब्दील होती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे आप एक ही लाइन के ऊपर हैं अगर तो उस लाइन के ऊपर कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू एक ही रहेगी। मिसाल के तौर पे ये 3 पॉइंट आपको नजर आ रहे हैं, ये ब्लू वन, ये रेड वन और ये ग्रीन और व्हाटएवर, राइट? इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर आपके कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ W की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ W की वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ W की वैल्यू डिफरेंट है, राइट? सिमिलरली यहाँ B की वैल्यू डिफरेंट है, यहाँ B की वैल्यू डिफरेंट है और यहाँ B की वैल्यू डिफरेंट है, लेकिन चूंकि ये एक ही लाइन के ऊपर है तो इस लाइन के ऊपर आप जैसे जैसे मूव करते रहेंगे कॉस्ट फंक्शन एक ही रहेगा, एक लेवल या एक लेयर आप इसे कह लें। और आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप W और B की ऐसी वैल्यूज फाइंड करना चाहते हैं कि आप इस पॉइंट तक पहुंच जाएं जहां पे आपका कॉस्ट फंक्शन मिनिमम, राइट? सो इट्स just a equivalent representation of this 3D plot in this 2-dimensional outfit that is called the contour plot, right? And we just use contour plots because they are easier to interpret compared to these 3D surface plots, right? ठीक है? Okay. So some of the visualization examples, just a few examples to like highlight it further. अगर आप फॉर एग्जांपल ये डेटा देखें और इसके ऊपर फर्ज करें आपका ये मॉडल फिट हुआ हुआ है और आप नेकेड आई से ये बता सकते हैं कि ये मॉडल बहुत बुरा है, इट इज नॉट कैप्चरिंग द ट्रेंड ऑफ द डे, राइट? यानी ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पे, ये अगर डेटा का ट्रेंड देखें तो डेटा का ट्रेंड कुछ इस किस्म का है, ठीक है? जबकि ये जो मॉडल है या ये जो लाइन है, ये लाइन डेटा के ट्रेंड को कैप्चर नहीं कर रही, ठीक है? अब फर्ज करें यहाँ B की वैल्यू 800 है, 800 का मतलब ये है कि y एक्सिस के ऊपर आपकी जो लाइन है वो इस पॉइंट के ऊपर इसको इंटरसेप्ट करती है। सो और फर्ज करें कि आपके W की वैल्यू -0.15 है, सो लाइक दैट इज समवेयर हियर, राइट? अगर आप इसको इस कंटूर प्लॉट पे देखें तो आपको आपका कॉस्ट फंक्शन यहाँ नजर आ रहा है, इफ यू प्लॉट इट हियर, राइट? एंड दैट इज स्टिल फार अवे फ्रॉम द
ऑप्टिमम वैल्यू क्या कहाँ होगी? जब आप मिडल में होंगे, राइट? अब अल्टीमेटली आप क्या चाहेंगे कि आपकी W और B की वैल्यूज चेंज होते होते आपका मॉडल तब्दील होते होते उस पॉइंट तक आ जाए कि आपका कॉस्ट फंक्शन मिनिमम हो जाए। और हम जानते हैं कि अगर हमारा कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो रहा है तो हमारा मॉडल ऑटोमेटिकली इसके ऊपर बेहतर तरीके से फिट भी हो रहा होगा, क्योंकि कॉस्ट उसी सूरत में मिनिमाइज हो सकती है अगर आपका मॉडल बेहतर तरीके से डेटा के ऊपर फिट हो रहा है। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशन यहाँ पे देखें, ये मॉडल थोड़ा चेंज किया हमने यहाँ पे, ठीक है? इंटरसेप्ट की वैल्यू हमने फॉर एग्जांपल W की वैल्यू 0 कर दी, 0x, तो ये स्ट्रेट लाइन आ गई x एक्सिस के अलॉन्ग, और इंटरसेप्ट हमने कर दिया 360। अब यहाँ पे देखें W की वैल्यू 0 है और इंटरसेप्ट 360 है, इट इज बेटर देन बिफोर, बट स्टिल देयर इज मार्जिन फॉर इंप्रूवमेंट, राइट? ओके, लेट्स टेक अनदर स्टेप। यहाँ देखें तो मॉडल दोबारा काफी बुरा हो गया, इंटरसेप्ट 500 और फर्ज करें कि W की वैल्यू वही माइनस 0.15 रखी है, राइट? सो द कॉस्ट फंक्शन इज प्रीटी बैड अगेन, right? And the line is also indicating the same thing. This is not the line that is capturing the trend, right? Let's see another example. अब अगर आप देखें, this line is capturing the trend a lot better than before, right? In this case, the value of intercept is almost 71, and the value for W that we have chosen is 0.13. And on 0.13 and 71, we are almost at the best point of this cost function, right? So just visually, we are trying to show कि W और B की different values के साथ हम contour plot के ऊपर अपने function को किस तरीके से visualize कर सकते हैं, okay? अच्छा, ये तो ठीक है, हमने कहा कि हमारा एक cost function है, हमने उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना है, तो W और B की जिन वैल्यूज के लिए वो कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो जाए, वही W और B की वैल्यूज हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, वही हमें लर्न करनी है। लेकिन ये हम लर्न कैसे करेंगे? वी नीड अगेन अ सिस्टमैटिक वे टू लर्न दीज वैल्यूज। हम हिट एंड ट्रायल से मैन्युअली W और B की वैल्यूज चेंज करके चेक नहीं कर सकते कि क्या इस वैल्यू पे ये ठीक आ रहा है, क्या इस वैल्यू पे ये ठीक आ रहा है। We cannot do that. We need some proper algorithm that can help us these values iteratively, right? So we have understood how linear regression is going to work. We have understood what the cost function is. We have understood that we need to minimize the cost function, and we have understood that minimizing that cost function will yield in some particular values of the coefficients of the parameters W and B, and we want to learn those values. But now the problem that we face is कि हमें ये values learn करने के लिए कोई proper algorithm चाहिए. So now we are going to talk about that algorithm that will help us learn these values W and B in a systematic way, right? And the algorithm that we are going to talk about is called gradient descent, right? So now we will talk about what is gradient descent and how does it work? How does it help to calculate the values of W and B, right, iteratively? So here is the basic sketch. फर्स्ट करेंगे हमारे पास कोई फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन, जैसे अभी हम एक कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे थे जो मीन स्क्वायर्ड एरर था, J of W and B, राइट? इन दिस केस दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर, राइट? और हम उस कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, राइट? इस केस में हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं W and B, लेकिन इन जनरल ये पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं, राइट? तो अभी हम जिस ग्रेडियंट डिसेंट की बात करेंगे, दैट विल बी अ जनरल एल्गोरिथम that can work for any number of argument, any number of parameters. So इस केस में हमारे पास सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं, लेकिन ये मल्टीपल पैरामीटर्स लर्न करने की सलाहियत रखता है. Okay, so how does it work? Start with some random values for W and B. पहले हमें नहीं मालूम कि W और B की कौन सी वैल्यूज हमारे लिए सुटेबल है, right? So we can start with any random values. First करें कि हम शुरू में W और B दोनों की वैल्यूज को 0 रख लें, बिकॉज हमें कहीं से स्टार्ट करना है, राइट? कीप चेंजिंग W and B to reduce the cost function, right?
W और B की वैल्यूज को आहिस्ता आहिस्ता उस सिमत में तब्दील करें जिस सिमत में कॉस्ट फंक्शन कम होता है। यानी ग्रेडियंट डिसेंट के ज़िम्मे एक काम तो ये लग गया कि उसे ये मालूम करना है कि किस तरफ, यानी फर्ज करें दो सिमत ले लेते हैं, लेफ्ट राइट या टॉप डाउन, कि लेफ्ट को जाऊं तो कॉस्ट फंक्शन कम होता है या राइट को जाऊं तो कॉस्ट फंक्शन कम होता है। ये किसकी जिम्मेदारी है मालूम करना? ग्रेडियंट डिसेंट की। तो ग्रेडियंट डिसेंट के ज़िम्मे एक काम ये लग गया कि वो सिमत मालूम करे कि मुझे किस सिमत में मूव करना है, और वो हमेशा दो में से किसी एक सिमत में जाएगा। और वो सिमत कौन सी होगी? जिसमें कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू कम हो रही होगी, राइट? वो सिमत कैसे फाइंड करेगा, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट? सो आप क्या करेंगे? यू विल कीप चेंजिंग द वैल्यू ऑफ W and B such that it reduces the cost function until we settle at or near a minimum. We reach near a minimum. हम या तो मिनिमम पे पहुंच जाते हैं या किसी ऐसी नुक्ते पे पहुंच गए हैं जहां हमें लगता है कि हाँ अब हमें मजीद इसको बेहतर करने की जरूरत नहीं है। यानी सादा लफ्ज़ों में हम कहते हैं जब तक हम कन्वर्ज नहीं कर जाते। कन्वर्ज करने का मतलब है कि कोई सेटिस्फाइंग पॉइंट आ गया, कॉस्ट फंक्शन मिनिमाइज हो गया, या हमने इतना लर्न कर लिया कि हमें लगता है कि इतना काफ़ी है, या व्हाटएवर, राइट? सो हम W और B की वैल्यूज को तब्दील करते रहेंगे उस सिमत में जाते हुए जिस सिमत में कॉस्ट फंक्शन कम हो रहा होगा। और ये काम हम कब तक जारी रखेंगे? जब तक हम किसी सेटिस्फाइंग पॉइंट तक नहीं पहुंच सकते। सेटिस्फाइंग पॉइंट का क्या मतलब है कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट मानी कर सकता है। सो इस चीज को हम एम्पिरिकली बेहतर डिफाइन कर सकते हैं वंस वी आर इनटू। जस्ट टू डेमोंस्ट्रेट एक मिसाल इस एल्गोरिथम के ट्रेस की अगर हम देखें तो क्या है? इट्स लाइक जैसे आपको ये एक एरिया, हिली एरिया नजर आ रहा है, राइट? सो इट्स नॉट अ लेवल प्लेइंग एरिया, राइट? सो यू सी के कुछ आपको हिल्स नज़र आ रही हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी हिल्स हैं, कुछ छोटी हिल्स हैं, उनके दरमियान वैलीज हैं, राइट? जैसे रेगुलर पहाड़ी इलाका होता है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको करना क्या है कि आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है वो चूंकि किसी कॉस्ट फंक्शन के जरिए काम कर रहा है। अभी जो हमने कॉस्ट फंक्शन डिस्कस किया था दैट वाज मीन स्क्वायर्ड एरर, और उसके बारे में हमने कहा था कि वो बॉल शेप में है। आप यूँ समझ लें जैसे आपने एक उल्टा पहाड़ रखा हो या जैसे पहाड़ों के दरमियान एक वैली है। सो दैट्स दैट काइंड ऑफ फंक्शन, राइट? लेकिन सारे फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं होते। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त ये जो आपको लैंडस्केप नजर आ रहा है ये कॉन्वेक्स नहीं है, इसमें मल्टीपल हाई और मल्टीपल लो पॉइंट्स हैं, ठीक है? अब आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट है वो किसी रैंडम पॉइंट पे स्टार्ट करेगा। वो रैंडम पॉइंट क्या होगा? वो डिपेंड करेगा कि आपने W और B की इनिशियल वैल्यूज क्या पिक की। डिफरेंट सिचुएशंस में हो सकता है कि आप W और B की इनिशियल वैल्यूज डिफरेंट पिक करें, तो उसके मुताबिक आपका स्टार्ट पॉइंट भी डिफरेंट होगा। फर्स्ट करें आपने W और B की जो वैल्यू पिक की उसके मुताबिक आपका स्टार्ट पॉइंट ये बनता है, राइट? अगर आपका स्टार्ट पॉइंट ये है तो ग्रेडियंट डिसेंट का पहला काम क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट यहां खड़ा होके चारों तरफ देखेगा, यानी उसने 360 डिग्रीज में आंख घुमा के देखना है कि कौन सी सिमत ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा तेज उतराई है। यानी आप एक पॉइंट पे खड़े हैं और आपको पहाड़ से उतरने के हर तरफ रास्ते नजर आ रहे हैं और आप उसमें से उस रास्ते का इंतखाब करना चाहते हैं जो सबसे तेजी से नीचे उतर रहा है। You understand this point? So some path is going like this and some path is going like this. You are going to opt the one which is going the steepest, जो सबसे तेजी से ढलमान की तरफ जा रहा है, ठीक है? सो आपने वो पाथ आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट करें वो पाथ इस तरफ से आप एक छोटा सा स्टेप लेंगे और नीचे आ जाएंगे, राइट? सो यू टुक, हम इसे कहते हैं वी टेक अ लिटिल बेबी स्टेप। अब एक बिल्कुल छोटा सा स्टेप यहाँ से लेते हैं और यहाँ से इस पॉइंट पे आ गए, राइट? इस पॉइंट पे आके दोबारा हमने यही काम किया, 360 डिग्रीज में अपनी नजर घुमाई और हमें जिस जगह पे सबसे तेज उतराई नजर आई हमने एक बेबी स्टेप उस सिमत में मजीद ले लिया। वो एक बेबी स्टेप लेने के बाद फर्ज करें आप यहां आ गए, यहां खड़े होकर आपने दोबारा 360 डिग्रीज में नजर घुमाई और आपने देखा कि किस तरह सबसे तेज उतराई है। जहां सबसे तेज उतराई है आपने एक बेबी स्टेप वहां ले लिया। चलते चलते आप ये पाथ फॉलो करते हुए फर्ज करें इस लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए।
इस लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच के आपको पता चला कि मजीद नीचे उतराई का कोई रास्ता नहीं है, आप लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, रुक गए, राइट। लेकिन जैसे हमने कहा कि इस केस में हमारे पास मल्टीपल लोकल मिनिमाज हैं, जैसे एक लोकल मिनिमा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ भी है, एक बैक साइड पे भी हो सकता है। फर्ज करें आपने W और B की शुरू में रैंडम वैल्यूज कुछ डिफरेंट पिक कर ली, और फर्ज करें एग्जैक्टली यहाँ स्टार्ट करने की बजाय आप यहाँ स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट पॉइंट थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, वहां से देखा तो आपको पाथ ये वाला बेहतर नजर आया, ये तेजी से नीचे उतरता हुआ नजर आया, और यहाँ से उतरते हुए आप यहाँ तक आ गए। इसका मतलब क्या है, अगर आपका कॉस्ट फंक्शन कॉन्वेक्स नहीं है तो ग्रेडियंट डिसेंट आपको हतमी बेहतरीन जवाब तलाश करके देने का प्रॉमिस नहीं करता। अगर आपके फंक्शन के अंदर मल्टीपल लोकल मिनिमास एग्जिस्ट करते हैं तो बेस्ड ऑन कि आप W और B की क्या शुरू की वैल्यूज पिक करते हैं, वो उनमें से किसी की मिनिमा की तरफ जा सकता है, राइट। अब लीनियर रिग्रेशन के केस में चूंकि हमने अपना कॉस्ट फंक्शन जो पिक किया है मीन स्क्वायर्ड एरर, चूंकि वो कॉन्वेक्स है, तो उसके केस में हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। उसके केस में चूंकि हमें मालूम है कि मल्टीपल लोकल मिनिमास नहीं है, फंक्शन कॉन्वेक्स है, लिहाजा हमें यकीन है कि हम उसके अंदर से ग्लोबल मिनिमा को फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल इंट्यूएशन थी कि ये कैसे काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट में करना क्या है, सिमत मालूम करनी है कि इधर को जाओ और एक स्टेप लेना है बस, राइट। बुनियादी तौर पे वो स्टेप्स क्या हैं, वो है W और B की वैल्यूज को अपडेट करना, और किस सिमत में अपडेट करना, जिस सिमत में कॉस्ट फंक्शन कम हो रहा है यानी उतराई है जिस तरह, राइट। सो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि W की वैल्यू लें और उसको अपडेट करें। अपडेट करने में आप क्या कर रहे हैं, आप कहते हैं W में से माइनस करें। माइनस क्या करें, दो चीजें, दो चीजों का मल्टीपल। वन इज कॉल्ड अल्फा, अल्फा इज कॉल्ड द लर्निंग रेट। लर्निंग रेट इज लाइक, फर्स्ट करें लाइक एक काम है जो मैं एक स्टेप में करता हूं, लेट्स से लाइक दिस इज वन स्टेप ऑफ माइन, राइट। दिस स्टेप है द लेंथ, से मैं एक स्टेप लेता हूं तो वो 15 इंचेस पे या 20 इंचेस पे या 10 इंचेस पे भी होता है। If this is for example 10 or 15 inches step and I say this is standard one step of a given, right? Learning rate tells me कि आप इस स्टेप को अगर छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो करें, right? So for example अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0.1 रखूं, इसका मतलब ये है कि जितना फासला मैं एक स्टेप में तय करता हूं उतना फासला अब मैं 10 स्टेप्स में तय करूंगा अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0.1 रख रहा हूं, बिकॉज 0.1 into 10 will be 1, राइट। अच्छा, मैं ऐसा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, इसका मतलब ये मैं कह रहा हूं नहीं, बड़े कदम नहीं लेने, छोटे कदम लेने। अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0.5 रख रहा हूं तो इसका मतलब है कि जो फासला मैं आमतौर पे एक कदम में तय करता हूं वो मैं 2 कदम में तय करूंगा, और अगर मैं अल्फा की वैल्यू 0.01 रख रहा हूं इसका मतलब यह है कि आम तौर पे जो फासला मैं एक कदम में तय करता हूं वो मैं 100 कदमों में तय करूंगा। तो लर्निंग रेट ये डिटरमिन करता है कि आप कितना तेज चलेंगे, कितना बड़ा कदम उठाएंगे, ठीक है। कदम का साइज ग्रेडियंट डिसेंट की आउटकम में बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, अभी हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। दूसरी चीज जो आपको यहां पे नजर आ रही है दैट इज दिस derivative term, right? This is the derivative of this cost function. जो cost function है हमारा, हम उसका derivative ले रहे हैं with respect to W, right? If we are not friends with derivatives, that's all right. We don't need to calculate derivatives. We just need to know that we are computing one derivative here. So we will put the equation in the Python and that will be working for us, right? So हम क्या करते हैं कि कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू W, उसको लर्निंग रेट